हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है जो वो एक लिमिट नॉर्मल वैल्यू से नीचे चला जाता है, लोअर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया कैसे अक्कर हो सकता है कि जब जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं और रिटेन करते हैं हीट को ओवरवेल्ड करने के लिए, अनप्रोडक्टिव एक्सपोजर होने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट्स को, तो उसके बाद भी क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो जाए या फिर जो है इम्पेयर्ड परसेप्शन हो जाए कोल्ड की, यानी कि अगर ड्रोनिंग का केस है कि कोई डूब रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये एक्यूट कंडीशन होती है जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके बाद आता है क्रोनिक कंडीशंस, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है या फिर कोई माल न्यूट्रिशन का केस है तो वो। उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोथर्मिया के, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड जो है वो सर्जरी के टाइम पे लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं। ब्लड ही निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, सर्कुलेटरी मोशन नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडे पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है एज। एज एक रिस्क फैक्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट जो है हाइपोथर्मिया की ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जो नियोनेट्स होते हैं, जो छोटे बेबी होते हैं, बिल्कुल ही उनमें क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो अपना जो है मेंटेन नहीं कर सकते, बॉडी टेम्परेचर जो है थर्मोरेगुलेटर सेंटर उनमें डेवलप नहीं हुआ होता इतना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा प्रोन होता है हाइपोथर्मिया के। उसके बाद आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर कोई भी मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस की प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है वहाँ पे, तो वो पर्सन ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाएगा, थर्मोजेनेसिस ही नहीं कर पाएगा, उसमें हीट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, उसके अंदर हीट रिटेन ही नहीं हो रही, तो उसको क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि डिसफंक्शन हो जाना हाइपोथैलेमस का, जहाँ से ऑर्डर जाता है कि आपको क्या करना है, अभी ये मैकेनिज्म शुरू करना है कि थर्मोरेगुलेशन के रिगार्डिंग। तो अगर उसको पास ऑर्डर ही नहीं जाएगा और उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोन होगा हाइपोथर्मिया के। जैसे कि पेशेंट जो होते हैं उनको क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया की। तो ये टाइप का होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड क्या होता है, जब 90 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शिवरिंग होती है, कपकपी चढ़ती है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी जो है रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्स इंक्रीज हो जाती है, नोजिया की फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, और क्या होता है, बोलने में जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी सी लगती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता और अच्छे से जजमेंट जो है हम नहीं कर पाते। उसके बाद आता है मॉडरेट में क्या होता है, जब 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रेस्पिरेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टर होती रहेगी कि कभी कॉन्शियस है कभी नहीं है, कन्फ्यूजन की स्टेट आ जाती है, प्यूपिल्स हमारे बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा लो चला जाता है, और जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आती है सीवियर कंडीशन, जब 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे हमारा हाइपोथर्मिया, मतलब हमारा टेम्परेचर चला जाता है, तो शिवरिंग नहीं होती, इसमें हमारी ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, पल्स हमारी बहुत वीक हो जाती है, प्यूपिल्स जो हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते, हार्ट फेलियर का केस हो सकता है, जो पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जो पल्मोनरी जो होते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, एडिमा हो सकता है, अपैथी हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल रिवार्मिंग और एक्सटर्नल रिवार्मिंग। इंटरनल रिवार्मिंग मतलब अंदर से उसको रिवॉर्म करना, कोर रिवॉर्मिंग भी हम इसको कहते हैं, यानी कि क्या करते हैं इसमें, इंट्रावेनस यानी कि आईवी के थ्रू फ्लूइड को एडमिनिस्टर करते हैं, क्या करने के लिए, जो वोम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है उसको एडमिनिस्टर करते हैं हम इंट्रावेनसली। एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या करते हैं कि हम बहुत सारे वोम ब्लैंकेट्स जो होते हैं, यानी कि कंबल जो होते हैं वो पेशेंट के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद जो हीटिंग पैड्स होते हैं, रेडिएंट हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट की स्किन पे। पैसिव में क्या होता है कि मान लो अगर क्या होता है कि हीट लॉस हो रही है तो उसको रिड्यूस कर देंगे, अगर किसी के कपड़े गीले हो रखे हैं, वेट हो रखे हैं, तो उसको रिमूव कर देंगे, हीट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और ब्लैंकेट से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे।
इसके बाद आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होगा कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उसको असेस करेंगे, को जो भी प्रेफरेबल रूट होगा और जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उनको डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद उसका पैटर्न, एक्सटेंट क्या है, कोर्स क्या है फीवर का, वो सब फैक्टर्स देखेंगे और प्रोसीजर जो भी होगा असेसमेंट का उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोज। नर्सिंग डायग्नोज में क्या होगा, हाइपोथर्मिया है रिलेटेड टू इलनेस, और कैसे पता चला है हमें, हमने बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, मतलब डिक्रीज जो है वो मेजर किया है। इसके बाद आती है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या होएगा कि हमें पेशेंट को असेस करना है बॉडी टेम्परेचर को और भी जो भी एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं उसको। उसके बाद क्या करना है, रिवॉर्मिंग करनी है पेशेंट को कवर करके, या फिर जो अच्छे से उसको लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स पहना के, या फिर ब्लैंकेट्स का यूज़ कर, जो भी हीटिंग पैड्स वगैरह होते हैं, रेडिएंट वार्मर्स होते हैं, उनका यूज़ करके, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो वार्म फ्लूइड्स हैं हम उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओरली या फिर इंट्रावेनसली जो रूट है उससे।